हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 4 है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर इनके संकेतों के अनुसार दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में वैज्ञानिक दिए हुए और सूची 2 में इनकी खोज दी हुई है, तो इसका सही मिलान करना है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो क्या दिया हुआ है ऑप्शन डी में? ए का 3 दिया हुआ है। तो कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? तो कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की खोज की थी। ओके, और बी का 4 दिया हुआ है। तो केपलर ने किसकी खोज की थी? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम से संबंधित खोज की थी। ओके, और सी का 1 दिया हुआ है। तो गैलीलियो ने किसकी खोज की है? तो गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा की खोज की थी। ओके, और डी का 2 है यहाँ पर। तो डी में न्यूटन है। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति। तो ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घवृत्तीय। तो ग्रहों की परिक्रमा की कक्षा की आकृति कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय। और केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों से संबंधित। तो ये नियम, फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, और इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और ये दीर्घवृत्तीय कैसी शेप होती है? ये इस तरह से शेप होती है इसकी, ये एलिप्टिकल, इसको एलिप्टिकल शेप कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक वायुयान धवन पथ रनवे से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो धावन पथ की लंबाई पूछी है यहाँ पर। ओके, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अनुसार इसकी इक्वेशन होती है u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, अब u यहाँ पर क्या है? तो u है यहाँ पर वेलोसिटी, या जिसे वेग भी कह सकते हैं हम। ओके, और a है यहाँ पे एक्सिलरेशन। ओके, एक्सिलरेशन मतलब कि जिसे त्वरण कहते हैं। और s अपने को फाइंड आउट करना है, s अपने को ज्ञात करना है। तो ये s क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो u कितना है? u 100 है। 100 मीटर का वेग दिया हुआ है यहाँ पर। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 इंटू में 100 अपॉन में 2। और a कितना है यहाँ पे? त्वरण कितना है यहाँ पे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 500 मीटर। ओके, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 मीटर। तो धावन पथ की लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए? 500 मीटर होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 मोटर गाड़ियों ए व बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि। तो ए व बी की दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। ओके, तो जैसा कि हमें ग्राफ से पता लग रहा है कि ए का जो समय है और बी का जो समय है दोनों इक्वल ही है लगभग, लेकिन ए ने कितनी दूरी तय की है? ए ने सिर्फ इतनी ही दूरी तय की है, इतनी। और बी ने कितनी सारी दूरी तय कर ली? तो बी ने इतनी सारी दूरी तय कर ली। ओके, बी ने इतनी दूरी तय कर ली। तो बी ने ज़्यादा दूरी तय की है, तो दूरी ज़्यादा तय, जब उसका वेग ज़्यादा होगा तभी वो ज़्यादा दूरी तय कर पाएगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप
तो जब जल का हिमीकरण होता है तो इसके ताप पर क्या इफेक्ट होता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। तो जब जल का हिमीकरण होता है तो ताप अपरिवर्तित होता है। और हिमीकरण, ये हिमीकरण क्या होता है, तो जब एक निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलती है तो उसे हिमीकरण कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ताप निश्चित है तो इसका मतलब है ये अपरिवर्तित रहेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है हमारा आँख की पुतली। तो आँख की पुतली यहाँ पर मतलब कि क्या करती है, मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की मात्रा तीव्रता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। ओके, तो प्रकाश की मात्रा या तीव्रता मतलब कि इंटेंसिटी बोलते हैं जिसे, अगर हमारी तीव्रता ज़्यादा होगी तो हम जैसे कि किसी प्रकाश में या ज़्यादा धूप में जाते हैं तो प्रकाश पड़ने पर हमारी आंखों पे इंटेंसिटी अगर उसकी ज़्यादा होती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है अपने आप ही। तो इसमें यही बताया हुआ है कि प्रकाश की तीव्रता या मात्रा के अनुसार जो आँख की पुतली होती है स्वतः समायोजित हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप्ति लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जो। तो जो प्रदीप्ति लैंप होती है या टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब होती है तो उसमें प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है, कौन सी परिघटना से, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉन के पुंज तथा प्रदीप्ति लैंप में यूवी रेज जो होती है अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है प्रकाश। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के पुंज ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिलरेशन होता है हाई वेलोसिटी में। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू तथा प्रदीप्ति लैंप में परावैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग। तो प्रकाश की वेग रेडियो तरंगों के वेग से इसकी तुलना करनी है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान होता है। ओके, तो ये जो लाइट वेव होती है ये प्रकाश का वेग और ये रेडियो तरंगों का वेव होता है जो रेडियो वेव्स होती है। तो लाइट वेव्स कैसी होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जो रेडियो तरंगे होती है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है। ओके, तो इन दोनों का वेग जो होगा ये समान होगा इसलिए। और लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में क्या होती है, तो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होगी। तो रेडियो वेव में भी इसका वेग यही रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से प्रकाश के वेग तथा रेडियो तरंगों का वेग एक समान रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण रंग का संबंध। तो रंग मतलब कि रंग का संबंध किससे, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति से है। आवृत्ति जिसे कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी से है। तो रंग जैसे कि डार्क होगा या लाइट होगा ये सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेज़र के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है। तो जो यहाँ पर लेज़र का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन में इसका यूज़ नहीं होता ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। तो 4 में क्या दिया हुआ है, निरंतर ताप एवं नाभिकीय अभिक्रियाएं। ओके, तो निरंतर ताप एवं नाभिकीय अभिक्रियाएं में लेज़र का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, और ये होलोग्राफी, चिकित्सीय और शल्य क्रिया में लेज़र का यूज़ किया जाता है। और लेज़र का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मौसम की जानकारी के लिए भी किया जाता है,
दिशा सर्वेक्षण के लिए किया जाता है और जो दुश्मनों के प्रक्षेपास्त्र को नष्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे वर्ड आया लेज़र, तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एप्लीकेशन बाय सिमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग। तो जो प्राश्रव्य तरंग है उनका उपयोग पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। तो जो प्राश्रव्य तरंग है इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों व असमानताओं निदान हेतु भी किया जाता है। तेल व खनिज निष्पक्षों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु भी किया जाता है प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग। ओके, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये प्राश्रव्य तरंगें ये होती क्या है? तो ये है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, और इसको मानव जो हम सुन नहीं सकते, यह हमारे कानों के लिए हार्मफुल होती है। ओके, ये प्राश्रव्य तरंगे जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, तो इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है, इन सभी कार्यों में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है ये पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तारतव से है। तारतव जिसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ओके, इसको पिच कहते हैं, तारतव से होता है। अब ये पिच है क्या? तो पिच से हमें डिफरेंस पता लगता है ध्वनि में। तो ये डिफरेंस पता लगता है कि किसकी ध्वनि मोटी है, किसकी पतली है, ये पिच के थ्रू पता लगता है। और पिच जो होता है पिच प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है। ओके, पिच प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। ओके, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, जैसे कि ये हमारा टाइम टी है। ओके, और ये साइकिल है, तो यहाँ तक इस समय तक के लिए कितनी साइकिल प्रोड्यूस हो रही है? इसको एक साइकिल कहते हैं इसको। तो यही फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो अगर इसकी, और ये एक ये भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे इतने ही समय में इसके बराबर समय में इसने इतनी सारी दूरी, इतनी सारी साइकिल्स बना ली, तो इसको भी फ्रीक्वेंसी कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो इन्होंने 2 साइकिल बनाई है इसमें। तो हमारा जो पिच होगा, पिच इसको कहेंगे, यहाँ पर जो इसका पीक पॉइंट होता है इसको पिच कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा। ओके, तो हमें कैसे पता लगता है? तो जो मोटी वॉइस होती है उसके लिए लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच जिनका होता है उनकी वॉइस मोटी हो जाती है। तो लो पिच किस में है? लो पिच इसमें है। तो जो लो पिच वाले होते हैं मतलब कि वो उनकी आवाज़ मोटी होती है। तो यही संबंध होता है फ्रीक्वेंसी और पिच में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक एमसीवी को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। तो एमसीवी को फ्यूज की कंपेरेबल एमसीवी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरलोडिंग को दूर करने के बाद को एक लीवर दबाकर एमसीवी को पुनः सेट किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एमसीबी जैसे सभी घरों में लगी रहती है और इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फुल फॉर्म भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। और जो एमसीबी होती है फ्यूज में तो हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते, फ्यूज को हमें फेंकना पड़ता है एक बार यूज़ करने के बाद, अगर वो मेल्ट हो गई तो।
लेकिन एमसीवी को हम पुणे स्टार्ट कर सकते हैं। और एमसीवी की जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो भी अधिक होता है, मतलब कि एमसीवी में जो फॉल्ट, अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आया है तो हमें जल्दी पता लग जाता है एमसीवी में, जबकि फ्यूज में हमें लेट पता लगता है। हमें अगर फ्यूज उसमें देखने के बाद ही पता लगता है कि सिस्टम में फॉल्ट आया है, लेकिन एमसीवी में हमें बटन के थ्रू इंडिकेशन मिल जाता है, तो हम इस लीवर को दबाकर वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी डिफरेंस के कारण एमसीवी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के कंपेरेबल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब यह है, तो इसमें विखंडन कब होता है ये पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदगतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। तो इसमें जब मंदगति न्यूट्रॉन का परिग्रहण होगा तब ये विखंडित होगा, और विखंडन के पश्चात यह दो हल्के नाभिक में टूट जाएगा। ओके, तो इसकी रिएक्शंस कैसे होती है, इसको हम रिएक्शन से समझ सकते हैं। जैसे कि ये न्यूट्रॉन है प्लस इसके साथ ये U235 यूरेनियम 235 है। ओके, तो इसको जब इसका न्यूट्रॉन के साथ परिग्रहण होगा तो ये दो भागों में टूट जाएगी। ओके, ये जैसे कि दो भागों में, ये क्रिप्टॉन है जिसका मास है 91 प्लस, और ये बेरियम है, ये इन दो हल्के नाभिक में टूट जाएगी जिसका मास है 141 और एटॉमिक नंबर है 56, और इसके साथ हमें 3 न्यूट्रॉन और मिलेंगे प्लस एनर्जी भी मिलेगी। तो इस तरह से होती है इसकी रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है ये पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया नियम पर आधारित है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया मतलब कि जो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है उस पर आधारित होता है ये। ओके, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बम मतलब कि ये अनकंट्रोल्ड फ्यूजन जो होता है, इसमें हमें कम समय में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और इसको मतलब कंट्रोल करना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जबकि जो हमारा मैटर है उसका मास खर्च नहीं हो जाता, तब तक इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम ये 1000 टाइम ऑफ मोर पावरफुल होता है एटम बम के अकॉर्डिंग, मतलब एटम बम से ये 1000 टाइम ऑफ मोर पावरफुल होता है। और इसमें हाइड्रोजन बम बनाने में एटम बम का भी यूज़ किया जाता है। और इसमें यूज़ कैसे करते हैं एटम बम का, तो इसका यूज़ प्राइमर के रूप में करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बम को बनाने में फिजन और फ्यूज़न दोनों अभिक्रिया होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है उस पर उत्प्लाव बल। तो इसमें उत्प्लावक बल के बारे में पूछा है, उत्प्लावक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे वह नीचे जाता है। ओके, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। अब ये घटता कैसे है, तो उत्प्लाव बल क्या होता है, उत्प्लाव बल होता है ये द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण जो अगर हम कोई वस्तु द्रव में डुबाते हैं तो उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है, उसको उत्प्लावक बल कहते हैं। ओके, ऊपर की ओर फोर्स लगता है जिसके कारण वस्तु जो है द्रव में डूब नहीं पाती अगर इस बल का मान ज़्यादा होता है, उत्प्लावक बल का मान। अगर उत्प्लावक बल का मान कम होगा तभी तो वस्तु अंदर जा पाएगी, तो इसलिए इसमें उत्प्लावक बल का मान घटता है जिसके कारण जो वो गहरी झील में गुटके होते हैं, वो धातु के जो गुटके होते हैं वो धीरे धीरे डूबते जाते हैं, तो इसमें उत्प्लावक बल का मान घटता है। और इसको बॉयनेट फोर्स कहते हैं, और ये वर्क किस पे करता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करता है, इसलिए बॉयनेंसी भी कहते हैं इसे। और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टडी आर्किमिडीज ने की थी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सिग्नलों आयाम मॉड्यूलन AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से संबंध निम्नलिखित कथनों के दिए गए विकल्पी उत्तरों में सही को चुनिए। तो इसमें AM और FM के लिए सही उत्तर को चुनना है। ओके,
मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 व 3 सही है। तो फर्स्ट में क्या है, एएम रेडियो तरंगों वायुमंडल की आयनिक परतों से वापस आती है। ओके, मतलब ये आयनिक परतों से जाकर वापस आ सकती है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स होते हैं वो। और एफएम में रेडियो तरंगे आयनिक परतों का भेदन करती है, तो ये आयनिक परतों से मतलब आयनिक परतों को पार नहीं कर सकती, ये उसका भेदन करती है। और थर्ड में क्या है, एफएम प्रेषण दर्श रेखा आधार पर संपन्न होता है, मतलब कि यहाँ पे प्रेषण दर्श रेखा ट्रांसमिशन लाइन से है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के आधार पर संपन्न होता है। ओके, अब यहाँ पे एएम और एफएम ये किया क्यों जाता है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये सिग्नल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिग्नल हमारा वीक होता है, अगर उसमें कोई इंटरफेरेंस आ जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो एएम होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये आयनिक परतों से वापस आती है। और एफएम होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और एम्पलीट्यूड कहते किसे हैं, तो ये जैसे कि कोई सिग्नल है, ये कोई सिग्नल है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो पीक पॉइंट होगा, जो मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे होगी उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो इसमें ये टाइम टी है, जितने समय में इसने जितनी साइकिल प्रोड्यूस की है उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, तो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि, तो ध्रुवों पर मतलब कि ध्रुवों पर भार अधिक क्यों होता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए वे सत्य हैं, मतलब कि ए क्या है, ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखीय अर्धव्यास अधिक है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पोल है, मतलब ध्रुव है इसका, और ये इक्वेटर है, मतलब कि जो विषुवत रेखा है, तो इसकी त्रिज्या इससे अधिक हो रही है। ओके, जो इसकी त्रिज्या है ये वाली त्रिज्या ज़्यादा होती है। ओके, इक्वेटर की जो त्रिज्या होती है ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर भार भी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कम हो जाएगी। ओके, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिसके कारण यहाँ भी मतलब कि भार जो होगा अधिक होगा विषुवत रेखा पर। और तो इसमें इतना ही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, धागे के एक सिरे पर बांधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वर्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को 2 गुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा, तो इन्होंने ये पूछा, एक धागा लेना है जिसको मतलब कि पत्थर के टुकड़े में बांधकर हाथ से वर्ताकार घुमाया जाता है। ओके, मतलब राउंड शेप में घुमाया जाता है। तो अगर धागे की लंबाई होगी और टुकड़े का वेग जो होगा उसको 2 गुना करेंगे, 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके स्ट्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा है। तो स्ट्रेस क्या होता है, ये एक तरह का फोर्स होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, ये एक तरह का फोर्स होता है। इसकी जो वो इसका फॉर्मूला होता है ये इस तरह से होता है, कितने एरिया में हमने कितना बल लगाया इसको स्ट्रेस कहते हैं। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 गुना हो जाता है। ओके, तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा जिसके कारण एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें एवरी एक्शन इज इक्वल, तो इसमें जो बल का मान है वो दोनों ही दिशा में इक्वल होता है। ओके, अगर हम धागे की लंबाई और वेग बढ़ाएंगे तो बल का मान भी 2 गुना उतना ही बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण मतलब कि रंग जो होते हैं, तो टीवी के दृश्य पटल पर सभी रंग किससे बनते हैं ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। तो इसमें लाल हरे व नीले रंग द्वारा सभी रंग बनते हैं, क्योंकि लाल हरा और नीला जो होता है वो प्राइमरी कलर है। ओके, ये प्राइमरी कलर है, इससे सारे ही कलर बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसमें लाल हरे व नीले रंग का यूज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आपको डेली एक क्वेश्चन दूंगी जिसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आज का प्रश्न है, एसी को डीसी में परावर्तन करने की युक्ति। तो एसी को डीसी में कौन सी युक्ति से परावर्तित कर सकते हैं ये पूछा है। तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।